हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमने अभी तक डीएनए का देखा है, जो भी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किया है जो प्रीवियस वीडियोस में, तो उसमें जो सबसे पहला रूल है दैट इज बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल बेस पेयर रूल में हम ये चीज सीखते हैं दैट प्यूरिन्स बाइंड विद और पेयर विद द pyrimidines, कि जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स बाइंड और वी कैन से दैट पेयर विद pyrimidines। किससे बाइंड करेंगे या पेयर करेंगे? pyrimidines से। और ये बॉन्डिंग या पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे होगी। तो ये रूल फिक्स रहेगा यहाँ पर कि प्यूरिन हमेशा pyrimidine से बाइंड करेंगे, और कौन सा प्यूरिन कौन से pyrimidine से बाइंड करेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे डिसाइड होगा। जो प्यूरिन्स हैं हमारे पास वो दो तरीके के हैं, एडिनाइन एंड गुआनिन। और pyrimidine जो हमारे पास जो डीएनए में यूज होते हैं वो है साइटोसिन एंड थाइमिन। तो जो हम यहाँ स्टडी करेंगे वो ये है कि प्यूरिन्स जो कि ए है हमारे पास एडिनाइन, वो ऑलवेज बाइंड करेगा या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा किसके साथ? टी थाइमिन के साथ। और जी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ। तो लेट्स सपोज अगर हम एक रफ रिप्रेजेंटेशन देखें कि ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि हम स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस किस तरीके से अरेंज होंगे इस एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर में वो देखते हैं। कि अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर ए लगा हुआ है दैट इज एडिनाइन, तो इधर क्या लगेगा? टी। यहाँ अगर टी लगा हुआ है तो यहाँ क्या लगेगा? ए। यहाँ अगर सी लगा हुआ है तो यहाँ लगेगा जी, और यहाँ अगर जी लगा हुआ है तो यहाँ लगेगा सी। और बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी तरीके से होगी दैट एडिनाइन और थाइमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डबल है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ट्रिपल है। तो इस तरीके से बेस पेयर रूल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए में हमारा सबसे पहला क्या था? टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज चारगफ रूल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है चारगफ रूल। चारगफ रूल जो एप्लीकेबल होता है वो ओनली एंड ओनली डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे ही एप्लीकेबल होगा। तो चारगफ रूल जो है वो क्या है, सबसे पहले उसको सीखते हैं। चारगफ रूल हमें ये कहता है कि एक डबल स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, बेसिकली हम डीएनए के लिए ही बात करते हैं। तो जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है उसके अंदर जो एडिनाइन है और जो पेयर होता है किसके साथ? थाइमिन के साथ। तो एडिनाइन और थाइमिन आर इक्वल इन नंबर। जितने एडिनाइन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? डबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं ये बात करूं कि एडिनाइन 2 हैं नंबर में, तो थाइमिन भी कितने होंगे नंबर में? 2 होंगे। और अगर मैं कहूं एडिनाइन 5 है नंबर में, तो थाइमिन भी कितने होंगे? 5 ही होंगे नंबर में। क्यों? क्योंकि अभी हमने बच्चे रफ रिप्रेजेंटेशन में समझा कि ए और टी दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करते हैं। तो जितना एडिनाइन का नंबर होगा उतना ही डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में थाइमिन का नंबर होगा। या दूसरी स्पेक्ट में अगर हम रेशियो की फॉर्म में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि अगर हम ये देखें कि एडिनाइन रेशियो थाइमिन, तो मान लो अगर लेट्स सपोज वो 2 था तो ये कट जाएगा, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम 5 और 5 माने तो भी बच्चे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो देखें, इसका भी नंबर लेट्स सपोज 6 मान लेते हैं इन डबल स्टैंडर्ड। ऐसे ही ये रफ एक डाटा है जो समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो 6/6 अगर हम करें तो भी 1 आएगा। तो ये कहना चाहता है कि जो रेशियो होगा ए और टी का वो ऑलवेज 1 होगा, और जी और सी का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। तो कहने का मतलब कि जितने प्यूरिन्स हैं
उतने ही क्या होंगे, पिरिमिडिन्स होंगे। तो ये जस्टिफाई करता है हमें कि एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर, एक डबल स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें प्यूरिन्स बराबर रहेंगे किसके, पिरिमिडिन्स के। तो ये स्ट्रक्चर हाँ हमारे पास। तो स्टार पॉइंट चारगफ रूल के लिए क्या हुआ, द चारगफ्स रूल, चारगफ्स रूल only applicable, only applicable to double stranded डीएनए और सिंपली जो अदर न्यूक्लिक एसिड अगर कोई है जैसे आरएनए, अगर आप उसको डबल स्टैंडर्ड बनाना चाहो तो मोस्ट ऑफ द हम डीएनए के केस में ही पढ़ते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे ही एप्लीकेबल होगा। कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे चारगफ रूल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इस पे कुछ न्यूमेरिकल बेस क्या है, प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो एक गिवन डीएनए है आपके पास और उसमें जो, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसमें जो एडिनाइन है लेट्स सपोज हमारे पास वो 25% है, और किसमें आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन की क्या परसेंटेज होगी। तो देखो जितना ए है उतना ही बच्चे क्या है, टी होगा। तो ए अगर 25% है तो टी भी क्या होगा, 25% होगा। तो इन दोनों को मिला लें तो कितना हो गया ये, 50%। तो दैट मीन्स जितना जी होगा उतना ही इक्वल टू सी होगा। तो इन दोनों को मिला के भी ये 50% ही रहेगा। तो सी भी हमारे पास बच्चे 25% होगा और जी भी हमारे पास 25% होगा। तो आंसर आ गया हमारा कि जो साइटोसिन है वो कितने परसेंट होगा, 25% यहाँ पर निकल के आए। इसी तरीके से परसेंटेज वो वेरी कर सकता है और इसी बेसिस पे आंसर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा इसमें दैट इज टाइप्स ऑफ डीएनए। क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ डीएनए। तो टाइप्स ऑफ डीएनए हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले दैट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के बेस पे एक सेल के अंदर कैसे कैसे परफॉर्म करता है उस फंक्शन के बेस पे ये दो तरीके का हो सकता है, एक जेनेटिक डीएनए और एक ट्रॉपिक डीएनए। इस तरीके से दो बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है। तो जेनेटिक डीएनए क्या करेगा, तो जेनेटिक डीएनए बेसिकली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज। और जो ट्रॉफिक डीएनए होगा वो किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करेगा, वो और सारी एक्टिविटीज को हैंडल करेगा ऑर्गेनिज्म की ये जहां पर भी प्रेजेंट है, लेकिन रिप्रोडक्शन को हैंडल नहीं करेगा। सो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। तो ऐसा हमें एग्जाम्पल बेस देखने को मिल सकता है पैरामीशियम में, क्योंकि पैरामीशियम में हमें डबल न्यूक्लियस टाइप कंडीशन देखने को मिलती है। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसमें और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं।
स्लीपर लाइक बच्चे इसकी शेप होती है। इस तरीके से ये मैक्रोन्यूक्लियस हो गया हमारे पास, और ये वाला हमारे पास हो गया माइक्रोन्यूक्लियस। तो ये जो हमारे पास मैक्रोन्यूक्लियस है ये ट्रॉपिक टाइप होगा। ये ट्रॉपिक डीएनए हो गया। और जो छोटा वाला आपको ये दिख रहा है, दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस। ये जेनेटिक टाइप होगा जो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो ये इस तरीके का डबल टाइप ऑफ जो हम डीएनए यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमें लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है। सो फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस प्रकार देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कॉइलिंग के बेस पे, कि बेस पेयर के हिसाब से जब कॉइलिंग होती है तो उसके हिसाब से कितने टाइप के डीएनए हमें देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न। एक टर्न में जो 360 डिग्री बच्चे जो हेलिकल स्ट्रक्चर में कॉइल्ड होता है, तो एक टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे कितने टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो डीएनए एक्चुअल में 5 टाइप का हो सकता है, ए, बी, सी, डी एंड जेड। जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं जो एक टर्न में प्रेजेंट होंगे, तो ए के अंदर वो है 11, बी में है 10, सी में अराउंड 9.33, डी में 8 एंड जेड में होंगे 12। और कॉइलिंग राइट हैंडेड होगी या लेफ्ट हैंडेड होगी तो वो हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो जो डीएनए हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है उसमें सारे ही हमारे पास राइट हैंडेड टर्न के बेस हैं, लेकिन जो जेड है वो लेफ्ट हैंडेड टर्न क्या है, कॉइलिंग हमें रिप्रेजेंट करता है। तो राइट हैंडेड है, बी भी राइट हैंडेड है, सी भी राइट हैंडेड है, डी भी राइट हैंडेड है, लेकिन जेड जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि राइट हैंडेड हमने क्लॉकवाइज पोजीशन के बेस पे क्या है, स्टडी किया था। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आगे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं डीएनए रिगार्डिंग या अदर जेनेटिक मटेरियल रिगार्डिंग, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।